Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class we are going to start the discussion of question paper of Introductory Macroeconomics, BA Economics Honors Semester 2, CBCS कोर्स है और 2021 का ये पेपर है 2021 ओल्ड कोर्स का पेपर है क्योंकि जो न्यू कोर्स था उसका एग्ज़ाम 21 में हुआ नहीं था और ये भी ओपन बुक एग्जामिनेशन था। अब आप कहेंगे कि ओल्ड कोर्स का तो हम क्यों पढ़ें फिर इसको, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है सिलेबस में और जो चेंजेस जहाँ पर होंगे जो क्वेश्चन लगेगा कि अब रेलेवेंट नहीं मैं आपको बता दूंगा। इंस्ट्रक्शंस देखें तो 6 क्वेश्चंस आए थे, 4 करने थे। अब कोई बहुत काम के इंस्ट्रक्शंस है नहीं क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का पैटर्न ही यही था कि डू एनी 4 आउट ऑफ 6 का पैटर्न हुआ करता था ओपन बुक एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ए, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउ डज सीपीआई इन्फ्लेशन ओवरस्टेट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए पहला क्वेश्चन थ्योरी का है, मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके इजीली याद कर सकते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिक्टेट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, आपको समझाऊंगा जरूर कि क्या है। देखिए इकोनॉमी में हम जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ऑल गुड सर्विसेज टेकन टुगेदर, उनके प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है उसका प्राइस इंडेक्स कौन है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैंने लिखा है, देखिए द जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स दैट शोज हाउ ऑन एवरेज प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी चेंज ओवर टाइम। ठीक है जी, समय हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो हम इकोनॉमी में गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे हैं गुड सर्विसेज, उन सब के प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इट बाय जीडीपी डिफ्लेटर। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा है नीचे आपके सामने। जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। देखिए हमने किसी पर्टिकुलर ईयर में जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर ईयर के प्राइसेस पे निकालते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी है। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इज नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है? अगर हम इस साल जो हमने गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की उसकी वैल्यू निकालते हैं बेस ईयर के प्राइस पे, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट बेस ईयर प्राइसेस। तो अगर बेस ईयर के प्राइस पे हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं तो रियल जीडीपी है, करंट ईयर के प्राइस वैल्यू कर रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी है। समझ के बात को? क्लियर हो गई? अच्छा, तो बेसिकली आप इसको एज ए कन्वर्जन फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर है और आपके पास नॉमिनल जीडीपी है तो आप रियल जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। इसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी है और डिफ्लेटर है तो आप रियल जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। रियल जीडीपी आरजीडीपी मतलब रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी, एनजीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। इसी को हमने थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करा फॉर्मूले को, तो एज ए कन्वर्जन फैक्टर भी इसको यूज किया जा सकता है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का पर्पस ये है कि हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को नलीफाई करना चाहते हैं। इससे इन्फ्लेशन पता चलता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कितना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मैंने डिटेल में आपको उसको बताया। ठीक है, क्या लिखना है सब चीजें लिख के दी यहाँ पे आपको। अब सवाल पैदा होता है जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर में तो हम वो सब चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो इकोनॉमी में एक करंट ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंज्यूम करे, चाहे वो बिजनेस फर्म्स प्रोड्यूस करें, चाहे वो कंज्यूमर्स कंज्यूम करें। जो भी हमने प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में गिवन पीरियड के अंदर वो डिफ्लेटर के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम एक बास्केट, फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं सिर्फ, और ये फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स में वही गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहे हैं उन्हीं गुड्स को इसमें कंसिडर किया जाता है। तो यानी जो सीपीआई है ये एक नैरो अप्रोच है और डिफ्लेटर जो है वो एक ब्रॉड अप्रोच है, ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज डिफ्लेटर में हम सब तरह के गुड्स, हम कैपिटल गुड्स भी लेते हैं, हम इन्वेंट्रीज भी लेते हैं। ठीक है,
और कंज्यूमर गुड्स तो लेते ही हैं, लेकिन सीपीआई के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की ही बात करते हैं। समझ गए? डेफिनेशन मैंने लिख के दिया, देखो ऊपर आपको, पहले डिफरेंस समझाने के लिए उसको रीड करके देता हूं आपको। देखिए, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर आर मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, दोनों इन्फ्लेशन के मेजर्स हैं। सीपीआई मेजर्स प्राइस चेंजेस इन गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ पॉकेट्स बाय कंज्यूमर। ने बताया आपको, सीपीआई में हम सिर्फ वो गुड्स लेते हैं जिसका प्राइस कंज्यूमर की पॉकेट से जा रहा है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं ना सर, मैंने बोला था क्या, जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या, जो कंज्यूमर की पॉकेट से जा रहा है, बात हुई है। Whereas GDP deflator measures price changes in goods services purchased by consumers, business, government, foreigners, but not importers। ठीक है जी, सीपीआई में हम डिफ्लेटर में हम लोग वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कि चाहे वो गवर्नमेंट ने परचेज करी, चाहे बिजनेस फर्म ने, चाहे कंज्यूमर ने, चाहे इंपोर्टर ने, क्योंकि जो हमने बनाया और बाहर वालों को बेचा वो भी हमारे डिफ्लेटर का पार्ट, जीडीपी का पार्ट है। ठीक है, जो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करा, भले उसको हमने बाहर बेच दिया, हम देखो नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करते हैं जीडीपी के अंदर, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, यानी एक्सपोर्ट्स प्लस करते हैं, इंपोर्ट्स माइनस करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स हम ऐड करते हैं, हमने प्रोड्यूस करा, बाहर वालों को बेचा, हमारे जीडीपी का पार्ट है, इसलिए वो डिफ्लेटर का भी पार्ट है। ठीक है, तो अब ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी। अब इसके हम पॉइंट्स समझते हैं, क्या डिफरेंस है पॉइंट्स के। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो डिफ्लेटर है, इट मेजर्स the prices of all the goods produced in an economy, be it consumer goods or producer goods or inventories, whereas CPI includes only those goods which are actually consumed by the consumer। ठीक है, पहला डिफरेंस तो यही है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा फर्क ये है कि डिफ्लेटर इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, वो गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे हैं, लेकिन सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे भाई आपके पास, सोचो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आपके पास मान लीजिए सैमसंग का है, तो वो तो इंपोर्टेड गुड है, मगर वो कंज्यूमर गुड है, तो उसका प्राइस आपको असर डालता है, उसका प्राइस आपके ऊपर असर डालता है, तो उसको हम सीपीआई में इंक्लूड करेंगे। आपके पास कार है, आपके पास सपोज किसी भी कंपनी, इंडिया में तो अब इंडियन ब्रांड की तो क्या बात करेंगे, सुजुकी, मारुति सुजुकी होता है, सुजुकी भी फॉरेन फर्म है। तो आप जो कार यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, अगर वो बाहर से बनकर आई है इंडिया में, जैसे टेस्ला को हम बोल रहे हैं कि हम तुमको इंडिया में बिजनेस क्यों नहीं करने दे रहे, इंडिया में कार बनाओ, वो कहता नहीं चाइना से बना के लाऊंगा, हम कह रहे हैं इंडिया में बनाओ। तो अगर कोई कार बाहर बनी है और हमारे यहाँ पे हम उसको परचेज करके यूज़ कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स का उसमें, मतलब कंज्यूमर्स को उसका प्राइस इफेक्ट करता है, तो वो सीपीआई में इंक्लूड किया जाएगा। वो सब चीज़ें जो इंपोर्टेड हैं मगर कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर में हम इंपोर्टेड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। आप जब जीडीपी निकालते हैं क्या करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को वहां से हटा देते हैं, क्योंकि जीडीपी में ही इंपोर्ट्स नहीं है, तो डिफ्लेटर क्योंकि जीडीपी से ही बनता है, नॉर्मल जीडीपी अपन रियल जीडीपी, तो उसके अंदर भी इंपोर्ट्स का कोई से नहीं है। मगर सीपीआई के अंदर क्योंकि हम एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, और वो गुड्स लेते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और वहां हमने ये नहीं कहा कि वो गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने चाहिए, हमने बस ये कहा कि फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, तो इसलिए यहाँ पर इंपोर्टेड गुड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी को मैंने लिख के आपको दिया यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर जो मैं बार बार एक चीज एम्फेसाइज कर रहा हूं, फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं बार बार, फिक्स्ड बास्केट। देखिए सीपीआई के अंदर जो बास्केट होती है वो फिक्स्ड होती है, हमने उनको वेट जो असाइन कर दिए वो रिजिड हैं। लेकिन डिफ्लेटर में क्या होता है कि हमने डिफ्लेटर जब निकालते हैं क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, तो इस बार जो प्रोड्यूस करा है उन्हीं गुड्स को, जितने प्रोड्यूस करें उन्हीं की वैल्यू निकाली जाती है। तो डिफ्लेटर के जो वेट्स होते हैं गुड्स के वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि सीपीआई के जो वेट्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं। यही सीपीआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एग्जांपल लिख के दिया हुआ आपको यहाँ पर। क्या हुआ, किसी एक ईयर में हमारे पास सपोज कंट्री में 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मैंने ये एग्जांपल लिख के दिया है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हम प्रोड्यूस करते हैं, किसी एक ईयर में ऑरेंजेस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, ऑरेंजेस का प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम हो गया। अब क्योंकि ऑरेंजेस का प्रोडक्शन का मैं जीडीपी कैसे निकालते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करें उनकी जो आज की डेट की वैल्यू है, तो नॉर्मल जीडीपी में ऑरेंजेस कम प्रोड्यूस हुए तो उनका वेट भी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जीडीपी तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप वेट कम हो जाएगा, तो उसका प्राइस पे इंपैक्ट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऑरेंजेस का प्रोडक्शन कम हुआ है, सीपीआई में फिक्स्ड वेट्स हैं, फिक्स्ड वेट्स होने के कारण ऑरेंज का प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया,
मगर वहां पे वेट फिक्स्ड है। मान लीजिए अगर 20% वेट हमने ऑरेंज को दिया तो 20% वेट ऑरेंज का रहेगा, और ऑरेंज का अगर प्राइस बढ़ गया है तो सीपीआई की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा यहां पर इन्फ्लेशन का। क्या हो जाएगा? ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस है कि फिक्स वेट्स होने के कारण किसी गुड्स के प्राइस में अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस होते हैं तो सीपीआई में एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस नजर आते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबल वेट्स हैं, जितना हमने प्रोड्यूस करा उतनी ही वैल्यू ली जाती है, इसलिए वो एबनॉर्मल मूवमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, और यही जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें जो तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ डज सीपीआई इन्फ्लेशन ओवरस्टेट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, यही बात है वो। ठीक है, तो हम सीपीआई को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं, मैंने लिख के दिया यहाँ पे, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है इसकी इंटरप्रिटेशन में। प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी गुड का प्रोडक्शन एबनॉर्मली गिर गया, उसका प्राइस एबनॉर्मली बढ़ गया, तो क्योंकि सीपीआई फिक्स वेट्स यूज करता है, इसलिए सीपीआई के जो वैल्यू है वो एबनॉर्मली बढ़ जाएगी, और वो इन्फ्लेशन जितना एक्चुअली में है उससे ज्यादा शो करेगा। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा, अगर संतरे महंगे हो गए हैं सर तो बाजार में जाओगे खरीदोगे ही नहीं। अगर आप कंज्यूमर हो, आपको पता चलेगा, जैसे प्याज बहुत महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अरे कम से कम यूज करो भाई। होटल वाले भी सलाद में प्याज की जगह मूली पकड़ा देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाओ, बोलो प्याज नहीं है सर, प्याज नहीं है, मूली काट के पकड़ा देंगे, टमाटर काट के पकड़ा देंगे, जो सस्ता है वो सैलेड काट के पकड़ा देंगे। तो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेकिन सीपीआई की कैलकुलेशन में क्योंकि हम फिक्स्ड रेट्स यूज कर रहे हैं तो वो ओवर स्टेटमेंट कर देता है। समझ गए? यही वाला एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिखा है आपके लिए, इसी एग्जांपल को वापस यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। इस एग्जांपल मैंने लिख के दिया यहाँ पे, suppose that major frost destroy the nation's orange crop, the quantity of orange produced falls to zero and the price of few oranges that remain is driven sky high because oranges are no longer part of GDP. The increase in price of orange do not show up in the GDP deflator. लेकिन सीपीआई में इसलिए शामिल होगा क्योंकि सीपीआई में फिक्स वेट्स लेते हैं, तो ये इस वजह से सीपीआई जो है वो ओवरस्टेट कर देगा इन्फ्लेशन को। समझ गए बात को? तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो उसने एक अलग क्वेश्चन बना के भी पूछा था, तो थर्ड पॉइंट के एग्जांपल को वापस से यहाँ पे आप कोड कर सकते हो, मैंने लिखा भी है। The same example of apples and oranges explains that any abnormal fall in the supply of oranges increased its price, and due to fixed baskets used in CPI, the CPI overstates the increase in actual cost of living. Because in real life, if price of oranges increase abnormally, people will substitute it with other good. तो रियल लाइफ में तो लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उनको उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो ओवर स्टेटमेंट होगा। फिर न्यूज़ चैनल वाले शाम को बैठ जाएंगे आज तक पे डिबेट करने के लिए, आलू जो है इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा हो गया, ये इतना महंगा हो गया, वो उतना महंगा हो गया। तो ओवर स्टेटमेंट भी कई बार नजर आता है, एक्चुअल में लोग तो सब्स्टिट्यूट कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया रादर। अब आते हैं हम बी पार्ट के ऊपर, और मैं आपको बताऊं ये जो बी पार्ट है ना, ये सेम क्वेश्चन आप हमारा अगर आप वर्कशीट देखेंगे जहां पे मैंने प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग को एक्सप्लेन करा, वहीं पे ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, नंबर थोड़े बहुत, जैसे 60 को 40 कर दिया, 50 को 30 कर दिया, 500 को 400 कर दिया, कहीं 300 कर दिया, लेकिन यही सीक्वेंस है। चलो सीक्वेंस भी आगे पीछे किसी में हो जाए अगर तो, मगर ये सेम क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार आया हुआ है, 6-7 बार पिछले 10 साल के एग्जाम्स में। सोचो कितना पॉपुलर है ये क्वेश्चन, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जीएनपी गिवन है, आप जानते हैं कि व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कह लीजिए या एनएफपी कह लीजिए, बात वही है। ठीक है, एक ही बात है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर जीएनपी गिवन है, एनएफआईए गिवन है, पूछ रहा है आपसे क्या, जीडीपी। तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। तो जीडीपी क्या होगा, जीडीपी होगा जीएनपी माइनस एनएफआईए। ठीक है जी। अब देखो सर, जीएनपी है 500, एनएफआईए है -5, तो 500 माइनस -5 यानी 505। ठीक है, 505 फर्स्ट पार्ट हो गया जी इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है नेट एक्सपोर्ट्स। देखो सर, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो करंट अकाउंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स प्लस एनएफआईए, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस एनएफआईए।
इन दोनों का सम करंट अकाउंट है, इसको करंट अकाउंट बोलते हैं। अब आपको इन तीनों में से अगर कोई दो पता है, तीसरा निकाल लेंगे। यहाँ पे करंट अकाउंट गिवन है, NFI गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स निकाल लो। तो क्या आ रहा है जी, नेट एक्सपोर्ट्स आ रहा है करंट अकाउंट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो करंट अकाउंट कितना है भाई साहब, करंट अकाउंट बैलेंस है -30, NFI है -5, तो -30 माइनस -5, तो -30 + 5 हो जाएगा -25। थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड में पूछ रहा है कंजम्पशन। अच्छा जी, देखो सर y क्या होता है, आउटपुट जीडीपी, जीडीपी होता है y = C + I + G + NX। आउट जीडीपी हमने अभी निकाला 505, C हमको पता नहीं, I गिवन है, I है 60 और G है 50, I 60 G 50, NX हमने अभी निकाला -25। तो 505 = C + 85, C = 420। वाह जी, क्या नंबर आया, 420। कंजम्पशन इज श्री 420। ठीक है जी। फोर्थ में पूछ रहा है प्राइवेट सेविंग्स। देखो सर प्राइवेट सेविंग्स क्या होती हैं, याद है आपको, होती है प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जीडीपी प्लस NFIA प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। और इसमें से ये तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम हो गई, इसमें प्राइवेट इनकम होगी, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्सेस, तो आ जाएगी प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन, तो आ जाएगा सेविंग। जीडीपी है 505, NFIA है -5, ट्रांसफर्स और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांसफर पेमेंट है 40, इंटरेस्ट नेशनल डेट है 20, प्लस 40 + 20, टैक्सेस है 100, कंजम्पशन निकाला 420, तो आ रहा है 560 माइनस 520 यानी 40। प्राइवेट सेविंग्स आ रही है 40, ठीक है। और लास्ट में पूछ रहा है आपसे गवर्नमेंट सेविंग्स। गवर्नमेंट सेविंग्स क्या होती है सर, ये होती हैं नेट गवर्नमेंट इनकम माइनस जो गवर्नमेंट परचेज है। नेट गवर्नमेंट इनकम क्या होती है, टैक्सेस माइनस ट्रांसफर्स माइनस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट माइनस जी। टैक्सेस आपको पता है 100 है, ट्रांसफर्स 40 है, इंटरेस्ट 20 है, और गवर्नमेंट परचेज कितनी है, गवर्नमेंट परचेज है 50, ये निकाला था हमने ऊपर 50, मतलब यूज़ किया था, निकाला नहीं था, तो ये -10 आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका बेसिकली बजट डेफिसिट है, गवर्नमेंट की नेगेटिव सेविंग आ रही, मतलब क्या है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ठीक है जी। कोई ऐसी मुश्किल अफलातुनी बात तो है नहीं, राइट, समझ गए। अब इसका सी पार्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट सी, एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका भी आंसर मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। देखिए बेसिकली बैलेंस पेमेंट में क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने गुड्स या सर्विसेज फॉरेनर्स के साथ या एसेट्स जो फॉरेनर्स के साथ बाय या सेल किए। अगर हमने उनको गुड्स सेल किए हैं या सर्विसेज सेल किए हैं या एसेट्स सेल किए हैं, या फिर गुड्स बाय किए हैं या सर्विसेज बाय किए हैं या एसेट्स बाय किए हैं फॉरेनर्स से, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो देखिए मैं आपके साथ सिस्टमेटिकली यहाँ पे रीड करता जा रहा था कि आपको समझ में आए मैं क्या कह रहा हूँ। The balance of payment of a country systematic record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world, ठीक है। It presents a classified record of all receipts on account of goods exported, services rendered, capital received by residents and payments made by them on account of goods imported, services received from the capital transferred to non-residents of foreigners। जो मैंने आपसे भी कहा उसको बस एक लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पे। जो हमने गुड्स फॉरेनर्स को एक्सपोर्ट किए हैं या उनसे इंपोर्ट किए हैं,
सर्विसेज उनको रेंडर की हैं या सर्विसेज उनसे ली हैं, एसेट्स उनको बेचे हैं या एसेट्स उनसे खरीदे हैं, इन सबको रिकॉर्ड करते हैं किसमें हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, जिससे हमको पैसा मिलेगा, उसको हम एज ए क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे हमको पैसा देना पड़ेगा उसको हम एज ए डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आप अकाउंटिंग का यहाँ पे रूल थोड़ा सा अगर मैं आपको याद कराऊँ, आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा था रियल अकाउंट्स के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो लगभग वही रूल यहाँ पे लगता है। ठीक है जी, अच्छा। और आप करते थे क्रेडिट और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो भी रूल लगेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हम दो बेसिकली अकाउंट्स बनाते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट अलग था, फाइनेंशियल अलग था, अब भी थोड़ा अलग अलग है मगर नाम एक कर दिया, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या लेते हैं, करंट अकाउंट में लेते हैं वो ट्रांजेक्शन जिसमें हम लोग गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, अगर कोई एसेट इनकम मिल रही है हमको, या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं, तीन चीजें इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट के अंदर। एनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 1। दूसरा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपको कोई इनकम मिल रही है, जैसे अगर आप बाहर की कंपनी के लिए काम करके पैसा कमा रहे हैं, या आपने कोई बाहर की कंपनी में, बाहर की कंट्री में कोई आपने स्टॉक्स खरीदे, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, या किसी के आपने बॉन्ड्स खरीदे उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपको नेट इनकम मिल रही है, आपने कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी उससे आपको रेंट मिल रहा है, आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है, तो ये सब इनकम जो है ये भी करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। थर्ड पॉइंट आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, मैं एक बार इन सबको जरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहले बात करता हूँ मैं एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। देखो, गुड्स क्या होते हैं, जो हम रूटीन में चीज़ें यूज़ करते हैं। एसेट्स वो होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर कोई एक पेन यूज़ करता हूँ तो पेन मेरा एसेट है क्या, गुड है? भाई आप जो पेन है बेसिकली मैं ऑफिस में अगर काम कर रहा हूँ और उस पेन को मैं यूज़ करके ऑफिस में अपनी ट्रांजैक्शंस निपटाता हूँ, और पेन लंबे समय चलेगा नहीं, हफ्ते 10 दिन के अंदर पेन ने ख़त्म हो जाना है, ज़्यादा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो वो मेरे लिए क्या है, गुड है। लेकिन जिस फर्नीचर पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो डिफरेंस समझना होगा हमको। तो अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं या गुड्स इंपोर्ट किए हैं, गुड्स की बात कर रहा हूँ, गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं या गुड्स इंपोर्ट किए हैं, उसको हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट्स हैं तो करंट अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, सर्विसेज हमने रेंडर की हैं, सर्विसेज रिसीव की हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो सर्विस रेंडर की है, या अगर हम किसी फॉरेन टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमने उसकी सर्विस उसकी रिसीव की है। तो जो फॉरेनर्स को अगर हमने सर्विस दी है या फॉरेनर से सर्विस ली है, वो दोनों भी कहाँ पे आएंगी, करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। अब गुड्स की बात करते हैं वापस से। अगर हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो पैसे मिलेंगे ना हमको, तो पैसे मिलेंगे हमको वहां पर, तो इसलिए हम उसको एज ए क्रेडिट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमने जो गुड्स हैं इंपोर्ट किए हैं, बदले में पैसा देना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपने गुड्स परचेज किए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया था रियल अकाउंट का, गुड्स में लगेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए तो आप उसको एज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, प्लस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स आपने इंपोर्ट किए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपको उसको एज ए डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा। सर्विसेज आपने रेंडर की हैं, बदले में आपको ये सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर्विस आपने रिसीव की है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सर्विस रेंडर की है आपने फॉरेनर्स को तो क्रेडिट, सर्विस रिसीव की है तो डेबिट। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब यहाँ पे क्या होगा, इनकम के लिए वो वाला रियल अकाउंट वाला रूल नहीं लगता। इनकम के लिए लगता है क्या, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसको आप अकाउंट से पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के नाम से, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जो कॉमर्स वाले उनको इस टॉपिक में एज होती है हमेशा, ये टॉपिक कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा आसान रहता है। बाकी मैं रूल बोल ही रहा हूँ, आप लिख लो। इनकम और एक्सपेंसेस का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई आपने स्टॉक खरीदा, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्रेडिट रिकॉर्ड होगा,
करंट अकाउंट के अंदर। आपने कोई बॉन्ड खरीदा, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। आप फॉरेनर के लिए काम कर रहे हो, आपको वहां से कंपनसेशन मिल रहा है, क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। इसका उल्टा, फॉरेनर आपके यहाँ काम करते हैं और आपको उनको तनख्वाह देनी है, तो क्या होगा, ये डेबिट रिकॉर्ड होगा। फॉरेनर ने आपकी कंट्री में आपकी किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, डिविडेंड आपने दिया, वहां देना पड़ेगा डिविडेंड उनको आपको, तो एज अ डेबिट रिकॉर्ड होगा। फॉरेनर ने आपकी कंट्री के अंदर कोई बिल्डिंग परचेज करी जहां से उनको रेंट मिलना है, तो रेंट लेकर चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे एज अ डेबिट रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट वो लेकर चले गए, एज अ डेबिट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जो हमको वहां से एसेट्स पे इनकम मिल रही है वो करंट अकाउंट में आएगी एज अ क्रेडिट, और जो फॉरेनर यहाँ से एसेट की इनकम ले जाएंगे वो भी करंट अकाउंट में आएगी एज डेबिट। फिर नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, जैसे कहीं पे कुछ अचानक से कोई ऐसी समस्या होगी जहाँ पे फॉरेन एड करनी पड़ रही है, जैसे यूएस ने फॉरेन एड कर दी, तो यूएस के लिए वो क्या है, ट्रांसफर आउटफ्लो है। ठीक है, और इंडिया ने एड कर दी, इंडिया के लिए क्या ट्रांसफर आउटफ्लो है। लेकिन अगर इंडिया ने एड रिसीव करी है तो ट्रांसफर इनफ्लो है। एक तो ये होता है, ऑफिशियल एड होती है। दूसरी, जैसे आपका ब्रदर है, वो कनाडा चला गया, वहाँ जॉब करता है, वहाँ से पैसे आपको भेजता है, आपने थोड़ी उसके लिए कुछ किया है, बस इसलिए तो भेजता है कि आपका भाई है, आपको प्यार करता है, इसलिए आपको पैसे भेजता है। तो ये जो है, जो आप अपने रिलेटिव्स को फॉरेन कंट्रीज में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी इसी में आएंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में, क्योंकि बदले में कोई गुड्स नहीं यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, सिर्फ मनी फ्लो है, गुड्स का फ्लो नहीं है। ठीक है, तो अगर फॉरेन कंट्री से पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड होंगे, इनकम है वो तो हमारे लिए, वही वाला रूल लगेगा, इनकम और एक्सपेंस वाला। अगर फॉरेन कंट्री से ट्रांसफर्स आ रहे हैं तो एज ए क्रेडिट रिकॉर्ड होंगे, और फॉरेन कंट्री में अगर हम ट्रांसफर भेज रहे हैं तो एज ए डेबिट रिकॉर्ड होंगे, मगर रिकॉर्ड करंट अकाउंट में ही होंगे। ठीक है, दूसरा बनाते हैं हम लोग कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो पहला अकाउंट था करंट अकाउंट, दूसरा बनाते हैं कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब एक कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होगा सर, जो भी एसेट्स की रिकॉर्डिंग होनी, एसेट्स की। अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई लैंड खरीदी है, अभी आपने लैंड के ऊपर रेंट की बात कर रहे थे, लैंड की बात नहीं कर रहे थे। अगर आपने फॉरेन कंट्री में लैंड खरीदी है, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, फाइनेंशियल कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई स्टॉक खरीदा है, कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में। उस एसेट पे अगर इनकम मिल रही है तो इनकम करंट में जा रही है, लेकिन वो एसेट का जो सेल परचेज है वो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में होगा। इसके भी दो पार्ट्स हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, फाइनेंशियल अकाउंट अलग। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है कि जैसे जो कोई डेट फॉरगिवनेस है, किसी का आपने डेट माफ कर दिया, या फिर कोई माइग्रेट ट्रांसफर से, वर्कर यहाँ से गए थे, एसेट लेकर चले गए बाहर, यहाँ से वर्कर्स आपके यहाँ काम करते थे, यहाँ से बाहर चले गए दूसरी कंट्री में, एसेट साथ ले गए, या बाहर से वर्कर आ गए, एसेट साथ ले आए, तो वो जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने साथ जो एसेट्स ले जाते हैं या ले आते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। लेकिन अगर हमने कोई एसेट्स फॉरेन कंट्री में परचेज किए हैं या सेल किए हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएंगे। ये मेन ट्रांजैक्शन है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई फैक्ट्री खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई और एसेट खरीद रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। या फिर अगर फॉरेन कंट्री वाले आपकी कंट्री में कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं, या कोई और एसेट खरीद रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई एसेट खरीदा है, ठीक है, तो जब आपने फॉरेन कंट्री में एसेट खरीदा तो पैसा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि एसेट की बात है, एसेट में वापस वही रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट में फिर से वही लगेगा जो गुड्स में था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप एसेट खरीद के लाए हो तो डेबिट, क्योंकि बदले में पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपने एसेट फॉरेनर्स को बेचा है तो बदले में पैसा मिलेगा, क्रेडिट। ठीक है, एसेट को देखना है, एसेट अगर कम्स इन हो रहा है, एसेट आ रहा है तो डेबिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। सिंपल सी बात है। यानी अगर हमने एसेट फॉरेन कंट्री में जाकर परचेज किया है, फॉरेनर से परचेज किया है, तो एसेट हमारे पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर हमने फॉरेनर्स को एसेट बेचा है या फॉरेनर से हमसे एसेट खरीदा है तो एसेट हमारे पास से जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, समझ गए बात को। और फिर नेट जो बैलेंस होगा बैलेंस आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस है। देखिए होता क्या है कि अगर रियल लाइफ में देखें तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो नेगेटिव बैलेंस है,
$1 मिलियन का, और फाइनेंशियल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो $0.9 मिलियन का पॉजिटिव है। ठीक है, $1 मिलियन का नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट में और $0.9 मिलियन का पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में। अब $0.1 मिलियन है कि वो कौन देगा? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, यानी जो रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने फॉरेनर से गुड्स खरीदे हैं, 1 मिलियन के गुड्स खरीदे, 0.9 मिलियन के तो एसेट बेच दिए, बाकी का क्या करना पड़ेगा? वो तो आपसे रुपए लेंगे नहीं, वो आपसे फॉरेन करेंसी मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप अपने सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, उसको डोमेस्टिक करेंसी देंगे, उससे फॉरेन करेंसी लेकर फॉरेनर्स को पे कर देंगे। तो आपके जो ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं, जो आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक के पास, वो कम हो जाएंगे। तो ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस क्या होता है? इफ देर इज आउटफ्लो, if there is outflow of official reserve assets, then reserve assets will decline. Outflow कब होता है? when negative balance is more than the positive balance. और if there is inflow, then reserve assets will increase. और positive कब होता है ये? जब when inflow is more than या positive balance is more than the negative balance. ठीक है, जनरली क्या होता है? जनरली होता ये है आमतौर पे कि जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर हमारा, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस होता है, और हम क्योंकि फॉरेनर्स को बोलते हैं कि आप इंडिया में आके पैसा लगाइए, एफडीआई आती है इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं एफआईआईज, वो पैसा लेकर आते हैं। और हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। एफडीआई में क्या होता है? वो यहाँ पर फैक्ट्री लगाते हैं, बिल्डिंग लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और कई तरह के एसेट्स जो है डेवलप करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, अगर बाहर से पैसा ज़्यादा आ रहा है तो हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व्स है वो बढ़ेंगे, और बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व्स कम होंगे। इसलिए हमको परेशानी होती है जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा पैसा फॉरेन करेंसी में बाहर देना पड़ेगा, इसलिए हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स वहाँ पे कम होने शुरू होते हैं, तो हमें चिंता हो जाती है। फिर एक लास्ट है फंडामेंटल बैलेंस पेमेंट आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक ने बीच में कुछ भी अगर रोल प्ले नहीं करना, अगर फुल्ली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है अगर, तो करंट अकाउंट का बैलेंस चाहे जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैच करेगा कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस से, इक्वल एंड अपोजिट होंगे दोनों एक दूसरे के। अगर कोई ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन नहीं है तो फंडामेंटल बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी ये कहती है कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का 1 मिलियन का आउटफ्लो है तो फाइनेंशियल अकाउंट में 1 मिलियन का इनफ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, आपको उतने एसेट्स अपने बेचने पड़ेंगे। दिस इज द फंडामेंटल बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। करंट अकाउंट सरप्लस विल बी मैच्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट, या करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी मैच्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस। ठीक है जी, तो ये आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने काफ़ी बड़ा आंसर लिख दिया। आप लोग अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है इसमें, पता है मैं बहुत संभल के कम बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर का ही क्वेश्चन था तो मैं सोचता रहा कि कितना इसमें आंसर लिखा जाए, तो इससे कम तो किया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने जितना कम में कर पाया मैंने कर दिया इसको। ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से जितना कम में कर पाया मैंने कर दिया। अब आपको ये वर्कशीट में से आंसर अपना नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास उनको तो वर्कशीट्स पहले से मिली होती हैं, तो आप ये आंसर नोट डाउन करके आपके पास अगर दोबारा क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं। वैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस पेमेंट का पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया आपके साथ, राइट। तो होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब इसके बाद जो बाकी सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग डिस्कस। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप व्हाट्सएप पे, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।